नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डिस्कशन है वो ईडी के इर्द गिर्द रहने वाला है। ईडी पिछले कई सालों से आरोपों के घेरे में है कि सरकार के इशारों पर काम करती है। ताज़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए 12-13 ऐसे ठिकाने हैं जो लोग हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और छापेमारी दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के आरोप में चल रही है। घोटाला क्या था यह भी समझेंगे, छापेमारी क्यों हो रही है यह भी समझेंगे, एफआईआर के बारे में जानेंगे और इससे जुड़े जो आरोप हैं, जो इसके पॉलिटिकल एंगल्स हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। आम आदमी पार्टी लगातार टारगेट पे है, लगातार सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी और अब फिर से एक नए तरीके से। देखिए, अब आम आदमी पार्टी के अंदर जितने सीनियर लीडरशिप है सब शिकंजे में है, सीबीआई और ईडी के। तो या तो पार्टी का हर व्यक्ति इतना करप्ट हो चुका है कि अब धीरे धीरे उसकी जड़ें खुल रही हैं, या तो ऐसा लग रहा है जो लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी पार्टी खुद कह रही है कि भाई सबूत तो लाइए। 2 साल से शराब घोटाले की बात की जा रही है, उनके नेताओं को बंद में रखा गया है, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है, कोई कागज नहीं, कुछ तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाइए। तो दोनों ही चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा अभी बहुत बैलेंस नहीं हो पा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल केवल बचे हैं, अगर उनको आप पकड़ लीजिए तो खत्म, हर कोई अंदर हो गया, फिर कोई बचा ही नहीं उसमें। और दूसरी बात कि पहले शराब घोटाला, अब ये दिल्ली जल बोर्ड वाला मामला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ईडी के जो बड़े ईडी जो है बड़े नेताओं को, आम आदमी पार्टी को, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से एकदम निगरानी में रखा हुआ, अंडर सर्विलांस रखा गया है। कहीं कुछ भी मिल रहा है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले की बात आई, फिर मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाई सप्लाई होती है उसमें घोटाले की बात आई, और अब ये दिल्ली जल बोर्ड घोटाला। कहा जा रहा है कि भैया जो मीटर लग रहे हैं उसकी जांच करने के लिए कितना पानी कहाँ क्या जा रहा है, उस जो मीटर थे उनके जो टेंडर दिया गया, जिस कंपनी को दिया गया, कहा गया कि वो फुलफिल नहीं करती थी शर्तें और उसके बावजूद उसको जानबूझ करके फायदा पहुंचाया गया। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस तरीके के जो आरोप हैं और ये जो प्रोसेस है, ज्यादातर आप जब इतने बड़े सिस्टम में और सरकार जब चला रहे होते हैं तो इस तरीके की चीजें होती होंगी, अमूमन होती होंगी। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी या फिर किसी खास तौर पर नजर में रख के कि हाँ भैया यहां पर अब देखो, यहां से छूटे तो दूसरा कुछ पकड़ लो? बिल्कुल, देखिए, अंडर सर्विलांस पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार है, पंजाब सरकार है, पूरी तरीके से सर्विलांस में है हर जगह की। भाई आप सोचिए कि 7 मामलों में सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं एलजी। 7 मामलों में मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ करके जितनी भी शिकायतें जा रही हैं एलजी के पास, वो भेज दे रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच करो। सीबीआई को जा रही है, फिर ईडी अपने आप आ जा रही है वहां पे, हम अब मनी लॉन्ड्रिंग की इसमें जांच करेंगे। तो पूरी तरीके से घेर के रखा गया। देखिए, हम कोई पक्षकार नहीं है कि हम किसी को बचाएं या किसी पे आरोप लगाएं। हम तो वो है कि जो देख रहे हैं कि भाई कोई और ऐसा नहीं है, कोई और ऐसी पार्टी नहीं है, कोई और ऐसा नेता नहीं है जो इस तरीके से शिकंजे में फंसा हुआ है। या तो वही मैं कह रहा हूं कि या तो वाकई में पूरा भ्रष्टाचार होगा तभी इतना मामले आ रहे हैं, या तो जानबूझ करके पूरी तरीके से सर्विलांस किया गया है, घेर के रख दिया गया है। सवाल तो ये भी है कि क्या सिर्फ उन्हीं राज्यों में ये सब हो रहा है या उन राज्यों में भी हो रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं? विपक्ष के आरोप लगातार यही लग रहे हैं, कांग्रेस भी यही कह रही है, आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है, झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी कल यही बोला। हाँ, देखिए, बिल्कुल, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो जैसे आम आदमी पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है, और मुझे लगता है बीजेपी को सबसे ज्यादा तंग भी अगर कोई कर रहा है तो आम आदमी पार्टी कर रहा है, दिख रहा है ये। इतना करने के बावजूद खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम भाजपा को चुनौती देते रहते हैं वहां के नेता। अरविंद केजरीवाल जरा से भी एक कदम पीछे नहीं हट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका भी असर है कि सेंट्रल एजेंसीज जो हैं खुले तौर पर कार्रवाई कर रही हैं। दूसरी तरफ एक नैरेटिव ये बनता है कि साहब कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पे भाजपा के नेता फंसे हैं, भाजपा के सहयोगी दलों के लोग फंसे हैं, वहां पर ईडी इतनी खामोश है। आखिर वहां पे ये तेजी क्यों नहीं दिखती है?
तो सवाल यही होता है कि यही आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठता है कि एक तरफ इतनी तेजी और दूसरी तरफ आप ठंडे बस्ते में रख के बैठे हैं। एक मैं थोड़ा सा टेक्निकल सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर रहे हैं और इन सब चीज़ों से साबिका आपका पड़ा भी है। जब कोई इस तरीके का केस होता है, मान लीजिए कि कोई विभाग है सरकारी और उसमें किसी मद में एक टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई, तमाम सारी 4-5 कंपनियां हैं, 3 कंपनियां, उन्होंने अपना अपना टेंडर भरा, जिसका सही लगा सरकार को उसका उसने दे दिया। उसके बाद जब इस तरीके के आरोप लगते हैं कि इस कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया, ये कंपनी जो है ये शर्तों को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो क्या इसके साथ में जो 3-4 कंपनियां पीछे छूट गई उनकी भी जांच होती है क्या? कि जब 4 कंपनियां थी, 4 में जो हमको सबसे बेस्ट लगी हमने उनको दिया, बाकी तीनों उनकी भी जांच होनी चाहिए ना, कहीं वो भी तो वैसी ही नहीं थी। अगर वो भी वैसी ही थी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनियां हैं, जो सिस्टम बना हुआ है, जो कंपनी रूल है 1965, वो भी गलत है, वो भी गड़बड़ है। देखिए, ये व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और हम उसमें से बेस्ट ले पाए, मतलब किसी पे दाग ना लगे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाया जाता है ताकि भाई सबको मौका मिला, सार्वजनिक की गई सूचना, कंपनियां आई, टेंडर प्रोसेस हुआ, जो सरकार की शर्तों को सबसे अच्छे से पूरा कर रहा है, सबसे कम पैसे में पूरा कर रहा है, हम उसको आमंत्रित करते हैं। लेकिन होता क्या है, शर्तें ऐसी रखी जाती हैं जो आपकी मनचाही कंपनी ही केवल पूरा कर पाए। दूसरा, जो मनचाही कंपनी आती है वो अपने साथ 3 डमी कंपनी लाती है, ताकि वो प्रोसेस पूरा करना है ना कि कम से कम 3 निविदाएं आनी चाहिए, 3 नहीं आएंगी तो टेंडर निरस्त हो जाएगा। तो ये एक संगठित है, एक तरीके से संगठित पूरा कार्यक्रम है, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। अभी आप सोचिए सरकार बदल जाए उत्तर प्रदेश में, तो योगी सरकार के अधिकारियों की जब जांच होने लगेगी तो इनके मामले खुलने लगेंगे, हाँ, यहाँ भी मामले खुलने लगेंगे। भाई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे कई टेंडर नहीं पकड़ में आए हैं जो गलत हुए हैं। तो उसी तरीके से है कि वो वहां पे दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, तमाम चीजें केंद्र के अधीन है, वो पूरी निगरानी रखे हुए, कहीं कोई कमी मिलती है तो कार्रवाई हो जा रही है उस पर। अच्छा, एक बात और, क्या आपको कहीं याद पड़ता है कि आखिरी बार किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, किसी ऐसे विभाग के खिलाफ जो बीजेपी शासित राज्य है, उसके खिलाफ कोई ईडी ने जांच शुरू की हो सत्ता में रहते हुए पिछले कई सालों में? देखिए, अभी ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, बहुत सारे नेताओं पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं, भाजपा के हैं, सहयोगी पार्टियों के हैं। अगर हम कह रहे हैं चलो भाजपा के नहीं भी हैं, सहयोगी पार्टियों के हैं, तो आप तो करप्शन, जीरो करप्शन की आप बात करते हैं, आप क्यों उनको अपने साथ रखे हुए हैं? उनको भी हटा के बाहर कीजिए, कि उनको किनारे कीजिए, उनसे कोई सहयोग नहीं लेना है, उल्टा उन पर कार्रवाई करना है। तो ये बात सही है कि निष्पक्षता के साथ एजेंसीज काम नहीं कर रही है, ये बात जो आरोप लगा रहा है वो कम से कम सामने दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा होता तो सब पे बराबर एक तरीके से कार्रवाई हो रही होती, एक आदमी पे इस तरह नहीं होती। भाई जैसे लग रहा कि अरविंद केजरीवाल को घेर के रख दिया गया है, एक खत्म नहीं होता दूसरा, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा। अभी दिल्ली पुलिस नोटिस देके गई थी। ऐसा तो नहीं लग रहा केंद्र सरकार, क्योंकि मैं पूरा देश चला रहा हूं दिल्ली में बैठकर और तुम ही मेरी छाती पर बैठे हुए हो। देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव है, आप इसको ये भी समझिए कि मैं तो इसके आगे का भी समटाइम सोचता हूं कि बीजेपी, मुझे लगता है इसके कहीं आगे का भी सोच रही है। भाई अगर आम आदमी पार्टी पे आप हिट करेंगे, उनको परेशान करेंगे, आम आदमी पार्टी पे शिकंजा कसेंगे, तो वो पार्टी धीरे धीरे करके समटाइम्स पूरे देश में भाई उस पार्टी का अपना एक अस्तित्व बनना शुरू हो जाएगा, या तो खत्म हो जाएगी या तो बनेगा। इसका नुकसान कहाँ हो रहा है किसको? आम आदमी पार्टी के विस्तार से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी है जो देश में भाजपा की सत्ता को केंद्र में चुनौती दे सकती है, और कोई पार्टी है नहीं इस समय। तो मुझे लगता है कि मैं इसके आगे का भी एक तरफ में मुझे कम समटाइम्स लगता है कि वो नैरेटिव है, क्या ये वो नैरेटिव है जो दक्षिण पंथ की पॉलिटिक्स ही देश में बचाने वाली जो जुगत चली आ रही पिछले कई वर्षों से, कि भैया सेकुलरिज्म जो एक आइडियोलॉजी थी हिंदुस्तान में, उसको आप किनारे कीजिए, हम दक्षिण पंथी हम आपस में लड़ते रहेंगे। क्या ये वो तरीका है क्या? देखिए, सेकुलरिज्म तो संविधान की एक मुख्य बात है, उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि
नहीं, मेरा सवाल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी को बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही पद चिन्हों पर वो चल पद रही चिन्हों है। पे चल रही है, इसीलिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ। बिल्कुल द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स बीजेपी प्लेस, उसी तरीके की पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी करती है। वो अपने आप को खुद कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं हाँ, और हमको गर्व है इस बात का। तो भाई बीजेपी भी तो कहती है कि ईमानदार है, हम ईमानदार पार्टी है, तो वो भी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम सनातन, वो भी कहते हैं हम हैं। तो बीजेपी उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन कराया, वो सुंदरकांड पाठ शुरू करवा दिया दिल्ली में। तो वही मैं कह रहा हूं कि भाई देखिए, दूसरे पार्टी के लोगों को सोचना पड़ता है एक बार कि हमको अपने पीछे के लोगों को मैसेज देना। तो कांग्रेस एक बात सोचेगी, आरजेडी सोचेगी, जेडीयू सोचेगी, सपा सोचेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं सोचना, क्योंकि वो तो एक विचारधारा से बनी हुई पार्टी है। उसको सबका साथ मिलता है, सबका सहयोग मिलता है। द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी, जो उनकी पॉलिटिक्स का स्टाइल है, वो मुझे लगता है बीजेपी को परेशान करने वाला है। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में क्या करेगी, क्या कर सकती, वो कौन कौन से तरीके हो सकते जिससे वो बची रह सके और कायदे से चुनाव लड़ ले, क्योंकि कई बड़े सीनियर लीडर जेल में हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि भाई ये पूरा प्रोसेस ही इसीलिए है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया जाए, या आम आदमी पार्टी को भी घेरे में ला दिया जाए, यानी पार्टी के अस्तित्व को घेरे में ला दिया जाए, उनका सिंबल वंबल कैंसिल करा दिया जाए, पार्टी अपने आप। जैसे आप देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान पूरी तरीके से खत्म हो गए, पीटीआई ही उनका सिंबल ले लिया गया, सब इस तरीके का। सीनियर लीडरशिप को जेल में डाल दीजिए तो पार्टी खत्म हो जाती है। तो ये शक जताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को अंदर डाला। लेकिन ये भी आप समझिए कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक संगठन, एक विचारधारा की लड़ाई से लड़के बाहर निकला है, तो वो तो इंतजार कर रहा है कि आप आइए, हमको गिरफ्तार तो कीजिए। तो ये बड़ी लड़ाई, आप सोचिए कि ईडी को कोर्ट में जाना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन को जाकर के उन्होंने आखिरी नोटिस दिया, उठा के बैठा लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को टच करने के लिए जब वो नहीं आ रहे हैं 5 समन के बाद, तो कोर्ट में बताना पड़ रहा, देखिए आ नहीं रहे हमारे पास, बताइए हम क्या करें। तो केंद्र सरकार को और एजेंसीज को पता है कि अरविंद केजरीवाल को अगर हम जहां उठाएंगे, पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, तो हमारे हाथ भी जल सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी को लेकर के जिस तरीके से कार्रवाई पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का घोटाले के आरोप हो, चाहे वो दवाइयों में घोटाले की बात हो, चाहे ये ताज़ा दिल्ली जल बोर्ड में जो स्मार्ट मीटर लगने की बात है, उन पर घोटाले की आरोपों की बात हो, कई बड़े नेता जेल में हैं। आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को लगातार समन्स भेजे जा रहे हैं ईडी की तरफ से, वो नहीं जा रहे हैं। आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, कुछ महीने बचे हैं, और ऐसे में क्या राजनीति 2024 के नजरिए से, वो भी तब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और दूसरा पंजाब में भी बहुत अच्छा उनका जनाधार है और ठीक ठाक सरकार वहां पर चल रही है, भगवंत मान सीएम है। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का नया मूव क्या होगा आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बहरहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।